हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश आप सभी का अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश के गुण, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। दर्पण भी पढ़ेंगे, किस दर्पण में हमें छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। आइए इस लेक्चर में इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा प्रकाश। क्या जानेंगे? प्रकाश। प्रकाश की परिभाषा जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बीच में एक शब्द आया है संवेदना। संवेदना क्या होता है? जब कोई प्रकाश या लाइट हमारे आंख पे पड़ती है तो हमारी आंखें झिलमिला सी जाती हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? संवेदना कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती है। प्रकाश क्या बेटा? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। तो देखते हैं कौन कौन सी। नंबर एक कौन सा है? दीप्त वस्तुएं। कौन सी? दीप्त वस्तुएं लिखेंगे। दीप्त वस्तुएं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो। पहला कौन सा है? दीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं बेटा? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब क्या है? स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इनको हमें देखने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश, वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं बेटा? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। दूसरी क्या आती है? अदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं बेटा? अदीप्त वस्तुएं। कौन सा? अदीप्त। अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं बेटा? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा। अब आपको समझ में आ रहा है, चंद्रमा तो प्रकाश दे रहा है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है, ना कि वो अपने आप से चमक रहा है। तो चंद्रमा क्या हो गया? अदीप्त हो गया। कुर्सी है, अगर अंधेरे में रखी हुई आप उसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ेगा वो दिखाई देगी। तो चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, स्टूल हो गया, ये सब क्या है बेटा? अदीप्त वस्तुएं हैं। कौन से हैं? अदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश
उत्पन्न नहीं करते हैं, वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? अदीप्त। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जैसे क्या हो जाएगा बेटा? चंद्रमा हो जाएगा। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज। अब एक बहुत मजेदार प्रश्न है भाई, आप लोग इस महीने में देखेंगे उसको। एक है तो जुगनू। जुगनू अगर पूछ लिया जाए आपसे बेटा कि कैसा है, दीप्त है कि अदीप्त है, आप लोग बताएंगे कैसा है। तो जुगनू कैसा है बेटा? दीप्त है। वो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता रहता है। तो जुगनू कैसा है? दीप्त है। ठीक बेटा। अब इसके बाद में हम देखेंगे प्रकाश के गुण। क्या देखेंगे बेटा? प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण देखेंगे। अब क्या देखेंगे? प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश का पहला गुण क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है बेटा। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी गति से चलता है, बिल्कुल सीधा चलता है प्रकाश। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात मतलब तो समझ रहे हैं, ने मतलब जहां ने मतलब नहीं, और वात मतलब वायु। जहां पर वायु ना हो वो क्या होता है? निर्वात होता है। प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल होती है। प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल होती है। तो लिखते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है बेटा? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण क्या है इसका? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये चाल किसमें होती है? कि निर्वात में होती है बेटा। ध्यान रखना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होता है। तीसरा लिखेंगे गुण, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे अब आप लोग बताएंगे बेटा, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग माध्यम। जैसे पानी में कुछ और होगा, निर्वात में कुछ और होगा, कांच में कुछ और होगा। इन तीनों में हम समझा रहे हैं आपको क्या होगी चाल प्रकाश की। तो देखते हैं हम। सबसे पहले जल में एक पात्र है, ये इसमें क्या है? जल है बेटा। क्या है? जल है। एक पात्र है, यहाँ पर क्या है? इसमें निर्वात है। क्या है यहाँ पर? निर्वात है। यहाँ पर क्या है? कांच है। क्या है बेटा? कांच है। अब इन सब में प्रकाश की चाल कितनी कितनी होगी? तो यहाँ पर प्रकाश की चाल कितनी होगी? जल में, निर्वात में तो होता है 3, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में कितनी होगी? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही चाल कांच में कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी बेटा। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग इसे 3 स्टार लगाकर नोट कर लीजिए। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।
फिर है चिकने सतह से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। चिकने सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। चिकना सतह, ऐसे मान लो कांच का कोई है, उसे ऊपर कलई कर दिया जाए, प्रकाश आकर उस पर टकराएगा, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वहां पर लौट जाएगा, इसे परावर्तन कहते हैं बेटा ना। तो उससे क्या होगा, टकराता है प्रकाश तो उसी माध्यम में उसका अधिकांश भाग लौट जाता है, तो चिकने सतह से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, चौथा पॉइंट, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 7000 एंगस्ट्रॉम से, सॉरी भाई, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। अब एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर बेटा होता है, इसे ब्रैकेट में ले सकते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो प्रकाश के गुण समझ गए बेटा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चिकनी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रकाश किरण क्या होती है, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण पढ़ेंगे बेटा। प्रकाश किरण क्या होते जान लीजिए, किसी समांग माध्यम में, समांग मतलब समझे बेटा, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋज रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। समांग मतलब एक जैसा माध्यम रहे, अगर जल है तो जल रहे, वायु है तो वायु रहे, कांच है तो कांच रहे, ठीक। और ऋज रेखीय जो आया इसका मतलब हुआ सीधी रेखा में, जैसे प्रकाश यहां से चला यहां पहुंच गया, ऐसे सीधी रेखा में, तो इसे क्या कहते हैं, ऋज रेखीय कहते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश किसी समांग माध्यम में, प्रकाश किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋज रेखीय मार्ग से जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋज रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और यहीं पे हम समझ रहे हैं प्रकाश किरण पुंज क्या होती है। प्रकाश किरण पुंज, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज क्या होगा बेटा, प्रकाश किरण पुंज। तो एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो एक ही दिशा में, एक ही दिशा
में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे कई किरणें एक साथ जा रही हों, ऐसे ये क्या हो जाएंगी? प्रकाश किरण पुंज हो जाएगी। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कौन सी हो जाएंगी? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। कौन सी? अभिसारी। पहले कौन सी? अपसारी। अपसारी में क्या होता है? प्रकाश की सभी किरणें आकर एक बिंदु पर मिलें तो अपसारी किरण पुंज होता है। जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो कौन सी किरण पुंज होती है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होती है। देखेंगे, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो कौन सा किरण पुंज होता है? अपसारी किरण पुंज होता है। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, देख लीजिए, प्रकाश की सभी किरणें ऐसे आए, प्रकाश की सभी किरणें क्या हो रही हैं? एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं, तब कौन से किरण पुंज हो जाएगी बेटा? अपसारी प्रकाश किरण पुंज हो जाएंगे। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। कौन सा होता है? अपसारी। अपसारी। अपसारी क्या होता है बेटा? समझ लीजिए, अपसारी वो होता है जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो। जब प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु से निकले तब कौन सा होगा? अपसारी होगा। जैसे उदाहरण से समझाया दे रहा है बेटा, यह प्रकाश किरण है, ये यहां सभी किरणें क्या हो? एक बिंदु से निकल रही हैं। सारी किरणें एक बिंदु से क्या हो रही हैं? निकल रही हैं, तब क्या होगा? अपसारी। तो लिखेंगे, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते। तीसरा क्या होता है बेटा? समांतर किरण पुंज। कौन सी आती है? समांतर किरण पुंज। कौन सी? समांतर। समांतर। समांतर समझ लीजिए क्या होता है यहां पर? जब प्रकाश की किरणें आपस में कभी न मिलें, सदैव एक दूसरे के क्या रहें? समांतर रहें, तो कौन से किरण पुंज हो जाती है? समांतर किरण पुंज। और तीनों को हम एक साथ समझते हैं। अभिसारी में क्या होता है? प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलें तब कौन सा हो जाता है? अपसारी किरण पुंज हो जाता है। अपसारी, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकले तो अपसारी। समांतर क्या होता है? जब प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलें, सदैव एक दूसरे क्या रहें? समांतर होए, तो क्या कहलाती हैं? समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। अगले हेडिंग पढ़ेंगे बेटा, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे?
प्रकाश का परावर्तन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों के सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कई बार पेपर में पूछा गया है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखेंगे जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराता है, जब प्रकाश की चिकने सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये क्या है? कोई चिकनी सतह है। क्या है ये? कोई चिकनी सतह है जिसके एक और क्या कर दिए हैं बेटा? कलई कर दिए हैं। अब जब इस पर प्रकाश ऐसे आकर टकराएगा तो इसका अधिकांश भाग इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला नियम क्या है? परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन का पहला नियम क्या है बेटा? देखते हैं क्या है। जब आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहले नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे ये है, ये कोई चिकनी सतह है, इस पर आकर प्रकाश टकराएगा, इसे यहां से इधर चला जाएगा, इस तरह डॉट डॉट के क्या अभिलंब है। यही कह रहा है आपतित किरण, ये आने वाली किरण, ये टकराकर वापस जाने वाली किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। इस पर खींचा गया ये अभिलंब, ये तीनों कहां होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। लिखे दे रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये कौन सा है? पहला नियम है। आपतित किरण ये है, ये परावर्तित किरण है। ये क्या है बेटा? आपतन बिंदु है, इस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस किरण का नाम क्या है बेटा? आपतित किरण। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण है। आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। कौन सी बेटा?
परावर्तित किरण है। ये परावर्तित किरण है, ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब है, ये क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है ये। तो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। अब ये कोण जो बनता है, इस कोण को कहते हैं कोण आई, ये कोण को कहते हैं कोण आर, और इसे क्या, कोण का नाम क्या होगा, आपतन कोण। ये कोण कौन सा होता है, आपतन कोण। ये कोण कौन सा होता है बेटा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कौन सा होता है, आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है, आपतन कोण होता है। परावर्तित किरण, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा होता है, परावर्तन कोण होता है। और ये दूसरा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। हमेशा कोण आई और कोण आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण है, ये इन आपतन कोण और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और ये दोनों क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। इसके बाद में बेटा पढ़ेंगे दर्पण। अब दर्पण क्या होता है देखते हैं। क्या, दर्पण, दर्पण जानते हैं, सो उसको जो अपना मुंह देखते हो शीशे में जाकर के, वही होता है क्या, दर्पण होता है। दर्पण क्या होता है, किसी कांच के समतल प्लेट को एक ओर पॉलिश करके प्रवर्तक बना देना दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के। कौन सा, समतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कौन सा होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल बराबर हो, समतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा दर्पण, समतल दर्पण पढ़ेंगे। कौन सा, समतल दर्पण पढ़ेंगे। समतल दर्पण। आप लोग बेटा अपना चेहरा तो रोज देखते हैं, तो इनको जरा ध्यान से देखिए जाके। आज जब पढ़ के क्लास छोड़ के निकलेंगे आप लोग ना, तो देखिएगा शीशा ले जा करके कि जब आप शीशे में अपना चेहरा दिखाई देते हैं तो कैसा दिखाई देता है। तो समतल दर्पण में सदैव सीधा दिखाई देगा, और जितना बड़ा आपका चेहरा होगा उतना बड़ा ही दिखाई देगा। जितना बड़ा चेहरा होगा उतना बड़ा दिखाई देगा। और जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे आप खड़े दिखाई देंगे। ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे ये समतल दर्पण है, अब इस दर्पण से आपको मैं यहां खड़ा कर दे रहा हूं, ये आप खड़े हो, और इससे इसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर। कितनी मीटर दूरी है बेटा, 5 मीटर। आप समतल दर्पण से 5 मीटर दूरी पर खड़े हो। सवाल पूछ रहा है, एक व्यक्ति है जो समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अगर प्रतिबिंब दर्पण से दूरी पूछ रहा है तो 5 मीटर दूरी पर ही बनेगा तुम्हारा प्रतिबिंब। तुम्हारा प्रतिबिंब यहां से 5 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। लेकिन क्वेश्चन को वो घुमा दे, कहे एक व्यक्ति है जो दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, प्रतिबिंब से व्यक्ति की दूरी कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, ध्यान सुनिए। एक व्यक्ति है जो दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है और उसका प्रतिबिंब और व्यक्ति के बीच की दूरी बताओ। तो प्रतिबिंब यहां पर है, व्यक्ति यहां पर है, इन दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी। जब ये दूरी कितनी है, यहां से यहां तक 5 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी बेटा। इस तरह का सवाल पेपर में पूछा जाता है। एक सवाल पूछता है कभी कभी, एक व्यक्ति है वो दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, बहुत शौकी आदमी है, वो शीशा देखेगा, वो देखना चाहता है क्योंकि प्रतिबिंब कितना बड़ा कैसा है, कहाँ है। तो अपन पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने ऊंचाई का दर्पण प्रयोग करना होगा। तो आप लोग याद रखिएगा,
जितने लंबाई का व्यक्त होगा उसके आधे लंबाई का दर्पण चाहिए उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। एक क्वेश्चन और बनता है, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गुजर रहा है। यह समतल दर्पण है, इसके सामने से वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है समतल दर्पण के सामने से। तो दर्पण में उसकी चाल कितनी होगी? पूछ रहा है कि दर्पण में उसकी चाल कितनी होगी। तो समतल दर्पण में चाल क्या हो जाती है बेटा? दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दुगनी। अगर ये 10 है तो यह हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समतल दर्पण में चाल दुगनी हो जाती है। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आधे लंबाई का दर्पण होना चाहिए। सवाल अब आता है गोलीय दर्पण है पढ़ना। क्या पढ़ना है बेटा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक ओर कलई करके परावर्तक बना दिया जाए तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे ये कांच का गोला है, इसको यहां से काट दिया जाए, इस भाग को कलई कर दिया जाए और ये क्या बन गया? परावर्तक बन गया। तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला कौन सा? अब देखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हो अंदर को, कौन सा कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये क्या है? गोलीय दर्पण है। इसका परावर्तक तल क्या होगा? इस तरह का। ये क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। इसको काट के कलई कर दिएगा, इसका परावर्तक तल ये होगा। ये क्या? इसका प्रवर्तक तल। प्रवर्तक तल अंदर को क्या दबा है? दबा हुआ है। गोलीय दर्पण की इंग्लिश होती है कैन कैप। कैप मतलब गुफा। गुफा क्या होती है? आगे से गहरी होती है। ये क्या है? गहरा है। तो वह दर्पण जिसका प्रवर्तक तल अंदर दबा होता है कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। लिखेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक तल वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा क्या आता है बेटा? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हो, जैसे इस तरह का हो, ये कलई की हो, गहरे साइड में कलई हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? उभरा हो। उसे उत्तल, उसे उभरा। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हो कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? अंदर धंसा हो, तो कौन दर्पण कहलाएगा? ये अवतल दर्पण कहलाएगा। ये कौन सा है? अवतल दर्पण। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हो उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर को धंसा हो, दबा हो, कौन दर्पण? अवतल दर्पण। इसके बाद में पढ़ना है जो गोलीय दर्पण होते हैं इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे हम पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव ये पढ़ेंगे। क्या? दर्पण का ध्रुव।
तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, जैसे ये क्या है, गोलीय दर्पण है, और यहां से यहां तक ये M1 मान रहे हैं, इसको हम M2 मान रहे हैं। इस पूरा इसके परावर्तक पृष्ठ होगा यहां से यहां तक, इसके बीच का भाग जो ये वाला है, यही क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। किससे, P से लिखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसको कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसके प्रवर्तक पृष्ठ हो गया, इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव के बाद में पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये क्या है, एक गोला है, इसको काट के एक और कलई कर दिया गया, कलई करके प्रवर्तक जब बना दिया गया तो ये क्या बन गया, गोलीय दर्पण बन गया। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा, ये गोलीय दर्पण है यहां से यहां तक, और ये इस गोले का क्या है, भाग है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, अब इस गोले की त्रिज्या जहां पे केंद्र होगा, इसकी त्रिज्या कहां पर होगी, यहां से यहां तक क्या होगी, केंद्र से और परिध को जो मिलाएगी रेखा, यह कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या के बाद में वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे ये गोलीय दर्पण है यहां से यहां तक, अब इस जिस खोखले गोले का भाग होगा तो इस खोखले गोले का भाग, ये बिंदु क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र
वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सी से प्रदर्शित करते हैं। ये गोलीय दर्पण है यहां से यहां तक। इस गोले का केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र यहाँ बीच में है। ये केंद्र ही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है बेटा। फिर पढ़ेंगे अब वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे बेटा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लिख देंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या लिखा है बेटा? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये दर्पण था, गोले दर्पण था ना ये, और इस दर्पण का ध्रुव कहाँ पे होता था? ये बीच में क्या होता था? दर्पण का ध्रुव होता था। यहाँ पर क्या होता था? वक्रता केंद्र होता था। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद में आता है दर्पण का द्वारक। द्वारक हम समझ ले रहे हैं। द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के व्यास को, यह प्रवर्तक पृष्ठ है यहां से यहां तक, इसके व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं।